वी आर बैक नाउ। आज थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये 1 ईयर हो गया होगा मैं अपने वीडियोस कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ टाइम, बोर्ड्स आने वाले हैं। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विथ इंट्रो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है आर्यन विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग फैक्ट एक्सप्लोरर चैनल। तो ज्यादा टाइम ना काटते हुए चल गुरु हो जा सोलो। सो फ्रेंड्स, आज हम इस बार थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज है, कोई फैक्ट्स नहीं है, सीरीज है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग वेरियस कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ से, देन आएंगे हम लोग फर्स्ट लॉ पे, एंड सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ और थर्ड लॉ पर आएंगे। ये इसके लिए क्योंकि सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ सबसे वाइड है, और वेर जीरोथ और थर्ड लॉ में कुछ भी नहीं है। जो कि सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ में बताया गया उसका ही बस ये एक कंपोनेंट है, एज अ पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग वेरियस चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, उसकी इफेक्टिवनेस, वेरियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्मोडायनेमिक्स को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ा है। मोलिकुलर थ्योरी ऑफ ग्लास, आइडल गैस लॉ, पीवी एनआरटी वैल्यूज, के कांस्टेंट, लोगोरिथम, और एक और चीज, थर्मोडायनेमिक्स टोटली कैलकुलस पे बेस्ड है। तो थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलस पे बेस्ड है, इसके लिए मैंने इसमें कैलकुलस की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पार्ट का यूज नहीं किया, जो कि सबसे हार्ड है कैलकुलस में। इसके लिए मैंने कैलकुलस के इंटीग्रेशन और लोगोरिथम पार्ट का ही खाली यूज किया थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड और फर्स्ट लॉ के डेरिवेशन के लिए। और अगर आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए, सीधा आंसर चाहिए, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाता है, बट एज अ नॉलेज यू कैन ग्रैब इट। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सीट से ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, हमारा फर्स्ट है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप्ड कंटेनर है हमारे पास। इसमें कुछ एटम्स हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। जो भी एटम्स रहते वो एक जगह सिचुएटेड नहीं होते, मतलब कि एटम्स यहाँ यहाँ यहाँ, मेरे अंदर कुछ एटम्स हैं वो एक ही जगह पे नहीं है, वो यहां से वहां मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स, एटम्स, सेल हर टाइम, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हर मिली सेकंड में मूव करते रहते हैं। तो इस क्यूबॉइड के अंदर कुछ पार्टिकल्स है, यू कैन से एटम्स आल्सो, दे आर मूविंग। कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी कोई लिमिटेड डायरेक्शन नहीं, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनका कोई एवरेज डायरेक्शन है नहीं। तो इसमें एक पार्ट ले लेता हूं। सपोज मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, मेरे क्यूबॉइड का ये पार्ट ले लिया। कुछ एटम्स है यहाँ पर, कुछ यहाँ जा रहे, कुछ यहाँ जा रहे, कुछ यहाँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो एटम्स है एट लास्ट टकराने के बाद ये वाले साइड ऑफ वॉल को कहीं ना कहीं पर हिट करेंगे। तो ये जो हिट करेंगे, जब जैसे ये पार्टिकल्स इस वॉल को हिट करेंगे तो उनमें कुछ मोमेंटम का चेंज होगा। किसका चेंज होगा? मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? कोई भी चीज की मास है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको मोमेंटम कहते हैं। तो जैसे ये एटम्स की कुछ मास है यहाँ पर टकराएगी तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास टाइम्स वेलोसिटी। इसको टकराने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मूविंग एनर्जी इन एनी पार्टिकल, एटम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कोई ऑब्जेक्ट में हो। जैसे इस पे टकराएगा तो वापस से डिफ्लेक्ट होकर इस साइड में जाएगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो चेंज होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मोमेंटम भी चेंज होगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि ये पार्टिकल्स की मोमेंटम चेंज हो रही है। चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कब चेंज हो रही है? पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है। समझे बात? मतलब यहां से यहां ये टकरा है, इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, प्लस इनका मोमेंटम कहां चेंज हो रहा है? पर यूनिट टाइम में, और उनका टाइम भी चेंज हो रहा है। इसकी स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो इस टकराने के बाद 8 मीटर पर सेकंड होगी, यानी टाइम क्या हुआ? चेंज हुआ। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ओपन चेंज इन टाइम। फोर्स होता क्या है? फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये हम लोग ने अब तक पढ़ा है। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, ये बहुत रेयरली यूज करते पर होता है। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, एक चीज और बता दो, वो मैं यहां पर लिखते जाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर एज अ नॉलेज यू कैन ग्रैब इट।
फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। एक और चीज, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर एक्चुअली ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। यानी जितना भी एरिया है इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, उस पर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, उसको बोलते हैं प्रेशर। यानी जितना मैंने फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय एरिया, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? फोर्स क्या होता है न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो उसका यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर को पैस्कल से डिनोट करते हैं। किसे कहते हैं? पैस्कल से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3D ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसको वॉल्यूम कर देंगे, एरिया को कट करके वॉल्यूम कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। कैसे? और इतना बड़ा मेरा पार्ट है, इस पर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और मेरे पास इतना बड़ा पार्ट है उस पर मैं 100 न्यूटन का सेम फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, 100 न्यूटन का इस पे भी फोर्स लगा रहा हूं, इस पे भी फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन प्रेशर इस पे ज्यादा पड़ेगा, इस पे कम पड़ेगा। आप ट्राई कर सकते हो। ये मेरे पास बंच ऑफ सीट्स है, इस पे इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ये फटेगी नहीं, लेकिन एक सिंगल सीट ले लिया, इसमें से कोई सिंगल सीट ले लिया, उस पर फोर्स लगा फट जाएगी। इससे हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। हम लोग ने अब तक दो चीज फाइंड कर ली है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। और सेकंड चीज ये है, ठीक है, अब इसको हम लोग, ये एक चीज आपको मालूम है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। यहाँ क्या हो रहा है? इसका वॉल्यूम घट गया है, ये जो इसका वॉल्यूम है, ये छोटा सा पार्ट मैंने लिया तो इसका वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो वॉल्यूम घट गया तो मेरा प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है ना मेरा, और यहाँ पर मेरा प्रेशर बहुत कम है। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। यहाँ पर क्या हुआ? एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हुआ, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कोई वो डालते हैं, कांस्टेंट डाला जाता है, मैं उसको के बोलता हूँ। तो P इक्वल्स टू के इंटू 1/V। इक्वल्स टू का अगर साइन लाना है तो एक कांस्टेंट हम लोग डालेंगे वहां पर, विदाउट कांस्टेंट हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा ही नहीं सकते। तो फिर अब मेरे को V के लिए फॉर्मूला बनानी है। किस लिए बनानी है? V के लिए। तो क्या हो जाएगा? P ये यहां पर डिवाइड में यहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, P टाइम्स V इक्वल्स टू के, यानी प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू समथिंग। प्रेशर टाइम वॉल्यूम इज इक्वल टू समथिंग। यहाँ समथिंग क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। इसमें हम लोगों ने 3 चीज कंक्लूड की, रिकैप कर लेते। फोर्स चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम होता है, यहां पर से हम लोग ने कंक्लूड किया। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, यहां से कंक्लूड किया। और हम लोग ने इसका ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट डाल दिया एक। हर एक टॉपिक को मैंने इस पूरे क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की सीट्स को, थर्मोडायनेमिक्स को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ा है। हर एक टॉपिक में हम लोग डीपली जाएंगे। ये फर्स्ट है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आ रहे हम लोग आइडल गैस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ में बहुत यूज होगा, सेकंड लॉ में यूजफुल होगा और डेरिवेशंस में हमने को यूज आएगा। मेरा मार्कर आइडल गैस लॉ। ओके, आइडल गैस लॉ क्या आता है हम लोग, नाम क्या? आइडल गैस लॉ। अब ये क्या होता है? जो मैंने P टाइम्स V किया था, अभी हम लोग ने क्या किया था? P टाइम्स V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम लोग इसके थोड़ी डीप में जाते हैं, सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको आइडल गैस लॉ पर लेकर आता हूँ। सम ये हम लोग को दिए, ओके ठीक है। एक सपोज मेरे पास बलून है, इसमें कुछ पार्टिकल्स है, इसका वॉल्यूम है V1 बोल रहा हूं, इसके वॉल्यूम को V1 बोल रहा हूं बलून के, वो 50 मीटर क्यूब, सॉरी 50 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। ओके, इसके ऊपर में इसके ऊपर अभी हार्ड फ्लो में कितने प्रेशर 500 पास्कल का प्रेशर लगा रहा हूं। क्या एक बलून है, उसका वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब है, और उसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं या बलून आप कह सकते हैं, उसके ऊपर में 500 पास्कल का प्रेशर लगा रहा हूं। और क्या बोला गया? ये सेम इसको आगे करते हुए बोला गया कि वही बलून है, लेकिन मैंने उसका एरिया कम कर दिया, वॉल्यूम उसका मैंने
कम कर दिया, उसके वॉल्यूम V2 बोल रहा हूँ, वॉल्यूम मैंने 220 मीटर क्यूब लिया है। इसके अंदर अभी भी उतनी ही पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स चेंज नहीं होते हैं। एक और चीज आपको बताना है, इसको साइड एक सेकंड इसको कंप्लीट करके बताता हूँ। इसका वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब हो गया। अब ये पूछ रहे इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। अब इसके ऊपर प्रेशर, इस पे कितना 500 पास्कल का प्रेशर लग रहा था और इसका वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब था, तो इसके ऊपर अभी मैं कितना प्रेशर लगा लूंगी, 20 मीटर क्यूब हो गया। ये इसका एक सिंपल लॉजिक है, लॉजिक क्रैक करने से एक और चीज बनने वाला। 50 मीटर क्यूब है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा इसके वॉल्यूम से, यानी इस पे जो 500 पास्कल का प्रेशर लग रहा है तो इसमें उससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम इसका ज्यादा है तो इसका ये क्या बोलते हैं अपना प्रेशर इतना है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हुआ तो हम लोग ने क्या किया, प्रेशर बढ़ेगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा ना। मतलब इसमें क्या किया, 50 मीटर क्यूब का मेरे पास एक बलून था, उसको दबाकर इसने 20 मीटर क्यूब लाया और बोल रहा है कितना प्रेशर में इस पे लगा, क्यूब 20 मीटर क्यूब हो गया। एक चीज आपको और बतानी है, मैंने बोला था फ्लूइड्स, एक सेकेंड फ्लूइड्स छोड़ो, गैस और वाटर में डिफरेंस क्या होता है। गैस वाटर में डिफरेंस क्या होता है, इट्स टू हॉट। गैस वाटर में डिफरेंस ये होता है कि गैस कंप्रेसिबल होती है और वाटर कंप्रेसिबल नहीं होती है। यानी क्या, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स थे ना, बलून के अंदर मैं हवा ही भरी थी, हीलियम या अपना कार्बन डाइऑक्साइड भरा था, तो क्या हो गया, मैं दबाने कंप्रेस कर पड़, लेकिन वाटर कंप्रेस नहीं करूंगा। यही जिसके अंदर मैं हवा भरा उसके लिए आप अगर वाटर भरोगे तब उसको कंप्रेस करके बलून फूट जाएगा, इनकेस वो फूट जाएगा, क्योंकि वाटर इनकंप्रेसिबल, गैस कंप्रेसिबल। तो यहाँ पर हम लोग कंप्रेसिबल की बात करें, गैस की बात करें। थर्मोडायनेमिक्स में मैं हीट गैस दो ही चीज की बात करूंगा, वाटर का आप सोचना भी नहीं। और इनका डिफरेंस ये, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, कंप्रेस हो सकता है नहीं कंप्रेस हो सकता। गैस वाटर का सिंपल ये है डिस्टिंग्विशन। तो फिर हम लोग यहाँ पर सॉरी फॉर रीटेक, एक्चुअली मेरा डिवाइस कूल हो गया था, सॉरी हॉट हो गया था। हाँ, तो मैंने क्या बात किया था, यहाँ पर कांस्टेंट दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज हो नहीं रहा, पार्टिकल्स भी सेम है, तो कांस्टेंट इनका इक्वल होगा। तो K और K कांस्टेंट इक्वल है, इसका मतलब मेरा P1 और V1, P2 V2 दोनों भी सेम होंगे। तो P1 की वैल्यू कितनी है, 500 पास्कल मल्टीप्लाइड बाय V1 मेरा कितना है, 50 मीटर क्यूब। P2 मालूम नहीं है, P2 भी फाइंड करने, कंप्रेस करने के बाद, कंप्रेस करने के लिए कितना प्रेशर लगा, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम तो मालूम है ना 20 मीटर क्यूब है। तो P2 कहां गया मेरा, ये P2 है, P2 टाइम्स 20 मीटर क्यूब। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 सा 2 250 सा, तो P2 मेरा आ जाएगा 0.25 1250 पास्कल मिल गया मुझे P2। मतलब इसको 20 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब लाने के लिए मेरे को 1250 पास्कल का प्रेशर लगाना पड़ा। ओके, मेरी सीट्स, टेम्परेचर की बात करेंगे। चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। अभी तक यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं फॉर्मूला, इसके लिए मैंने वो बॉक्स साइड में लिखा नहीं है। टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हीट के बीच का डिस्टिंग्विश बता देता हूँ। ये टेम्परेचर, ये हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। एक्चुअली क्यू होता है हीट एडेड और हीट रिमूव्ड, पर मैं क्यू यहाँ पर हीट ही एज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ मैं एज्यूम कर सकता हूँ को क्यू। टेम्परेचर और हीट के बीच का डिस्टिंग्विश, मेरे पास ये कंटेनर है, चिपका हुआ है, मतलब अटैच्ड है सेकंड कंटेनर से, जैसे मेरा ये रूम सेकंड रूम से अटैच्ड है। इन सेम वे टेम्परेचर क्या होता है, इसके अंदर कुछ तो पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है। मैंने इसको माना कि ये वैक्यूम में है, ये पार्टिकल्स कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। जो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है उसका एवरेज निकालेंगे, उसको बोलेंगे टेम्परेचर। यानी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज। कोई भी एक सिस्टम में हम यहाँ अब से मैं कंटेनर वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा, अब से मैं यूज करूंगा सिस्टम का। तो सिस्टम के अंदर जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसको टेम्परेचर बोलेंगे। हीट क्या होता है, अब ये पार्टिकल्स है, ये वाले साइड वाले वॉल से टकराएंगे ना, ये वॉल समझ लो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये वॉल मैंने हटा दिया। अब ये सारे पार्टिकल्स इस साइड मूव करने लगेंगे, क्योंकि हीट कोई भी चीज हायर टू लोअर मूव करती है। तो यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी हाई है, और यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब लोवेस्ट है।
तो हाई टू लो मूव करेगी, यानी क्या हो रहा है, यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, फास्ट जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, उसको ही हम बोलेंगे हीट। हीट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से टेम्परेचर, बिकॉज बोथ आर सेम यार। तो क्या बोल देंगे, ट्रांसफर ऑफ के फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब मैं इससे एक और फंडा लगा सकता हूं, मतलब क्या लॉजिक में बोलता है ना, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई मीन टू से। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर है ही काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी। ये फॉर्मूला को मैं थ्रू डेरिवेशन नहीं जाऊंगा, ये फॉर्मूला मैं लॉजिक के साथ जाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंथी है इसका और कुछ मीनिंगफुल है नहीं एट हायर फिजिक्स। तो टेम्परेचर मैं सेम लिख दूंगा, मैंने बोला है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो इक्वल्स टू और के एक कांस्टेंट डालते, इक्वल्स टू के। एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज देख लो, दो बच्चे हैं, टू स्टूडेंट्स है हमारे पास, एक ने 50 लाया, एक ने 30 लाया, तो क्या होगा, इनके सम करेंगे, इनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, इनके मार्क्स का सम करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 अपन जितने बच्चे थे, दो स्टूडेंट थे, वो होता है एवरेज। सेम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। सपोज मेरे सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मालूम नहीं कितने, इसके लिए n बोल रहा हूं। तो क्या होगा, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम इसके जैसा कि अगर आप लॉजिक लगाओगे मिल जाएगा आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस में आ सकता है आपको, प्लीज नोट इट डाउन। ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पर आगे यूज नहीं होगा, इसके लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड में नहीं लिखूंगा, जो जो आगे यूज होंगे उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ डेरिवेशन में। एक और चीज है, इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, क्या कहता है देखते हैं, जो भी कहता है अच्छा कहता है। एक मेरे पास सेम सिस्टम है, एक मेरे पास कंटेनर, उसके अंदर जितना भी प्रेशर होगा, प्रेशर 1 टाइम्स, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टाइम है, सॉरी टाइम नहीं है, हाँ ये टाइम ही है, प्रेशर वॉल्यूम टाइम, प्रेशर वॉल्यूम टाइम, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टाइम है। तो एक सिस्टम के अंदर जो पहले प्रेशर वॉल्यूम टाइम था वो इक्वल होगा उसके बाद के प्रेशर वॉल्यूम टाइम के साथ, ओके उसके बाद के, लेकिन सिस्टम सेम होना चाहिए। यानी मैंने एक बॉक्स के सिस्टम को एक हेलीकॉप्टर के सिस्टम के साथ इक्वल कर दिया। सिस्टम अगर सेम होगा, एक ही बॉक्स होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस होंगे लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर एक ही बॉक्स है, एक ही कंटेनर, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। ये डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा आगे। क्या बोला, P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2। डोंट वरी, थर्मोडायनेमिक्स में इजी लेकर आ रहा हूं, डोंट हैव टू वरी। टॉपिक बहुत लेंथी, मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूं। नेक्स्ट है केल्विन स्केल एंड आइडल गैस लॉ। क्या है, केल्विन स्केल और आइडल गैस लॉ है। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ओवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू के टाइम्स सॉरी टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज लिख दे रहा हूँ। हाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस और एक 100 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका 0 इसके 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री 0 सेल्सियस इक्वल होता है 32 फ़ारेनहाइट के साथ। तो मतलब ये अलग अलग यूनिट्स है, इनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कोई भी सिस्टम की, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अगर 0 है तो मतलब मेरा काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, और 100 है तो मेरा 100 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ रहे हो, एक सिस्टम है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब वो 100 टाइम्स होगी, यानी 100 होगी, समथिंग 100 यूनिट्स होगी। ये मैं ये नहीं कह सकता। इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक स्केल का यूज करते हैं, ना ही सेल्सियस है और ना ही फ़ारेनहाइट, उसको बोलते हैं केल्विन, इट्स कॉल्ड एज केल्विन। ओके,
उसको के से डिनोट करते केल्विन, KELVIN स्पेलिंग। केल्विन क्या होता है? केल्विन मतलब एक 0 केल्विन क्या होता है इससे बता दो। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन का एब्सोल्यूट एक्चुअली मेरे डिवाइस के साथ इश्यू हो रहा था, बार बार वो गर्म हो रहा है तो वीडियोस कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। मैंने फैंस ऑन किया है, एयर की साथ आपको आवाज आ सकती है, इट कैन डिस्टर्ब यू बट हाँ केल्विन में बोल रहा था 0 होता है। 0 केल्विन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो, यानी एक मेरा सिस्टम है उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 तो हम लोग उसको केल्विन 0 बोलेंगे। और केल्विन 0 इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे कम कोई भी टेम्परेचर इस वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं है, यू कैन से दैट। क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि केल्विन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो सबसे कम वही होगा 0। 0 से कम नेगेटिव में होता ही नहीं है, केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, 0 इसका फाइनल है। और 0 केल्विन इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस में, यानी ये लास्ट टेम्परेचर है इस पूरे वर्ल्ड में। तो ये हो गया हमारा केल्विन स्केल। और आइडियल गैस लो, एक और चीज, जो मेरा P1 V1 T1 P2 V2 T2 है, इसको हम लोग केल्विन में नापेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज नहीं करेंगे, केल्विन का यूज करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स में आगे भी केल्विन का यूज होगा। We will not use Celsius or Fahrenheit units. We will only use Kelvin. मोल्स एंड आइडियल गैस लॉ। मोल क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू विथ बनाना। एक डजन मेरे पास बनाना है तो कितने बनाना आएंगे? 13, 14, 15? ऑफ कोर्स 12 ही आएंगे, क्योंकि 1 डजन एक फिक्स यूनिट है। 1 डजन का मतलब होता है 12, एक डजन का मतलब 12। सेम वैसे ही मोल्स, एक मोल जैसे एक डजन 12 होता है, वैसे एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मतलब एक मोल होता है। यानी एक सिस्टम में अगर एक मोल कोई भी चीज है, एक मोल गैस पार्टिकल, इसका मतलब उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपल, नॉट एलोबरेटेड। इसको एक डजन से आप समझ सकते हो। एग्जांपल से लेते हैं नायोबियम, क्या नाम है? ND। नियोबियम NIOBIUM। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्पेलिंग्स। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 93 यूनिट। इसका मॉलिक्यूलर मास है 93 U। इसका मतलब इसके पास एक 93 U एटॉमिक मास, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इक्वल होगा एक मोल के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो उसमें 1 मोल होंगे। 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, यानी 12U। और 12U मेरे पास मास है कोई भी सब्सटेंस कार्बन का, यानी इसमें एक मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक मोल मॉलिक्यूल नहीं, इसको मैं एटम बोलूंगा क्योंकि मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं। एटम, मॉलिक्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ एटम्स, सो वी कैन से एटम्स। इसका मतलब एटॉमिक मास इक्वल होता है मोल के। ये कुछ खास था नहीं, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। ओके मार्कर्स का इंक सूख रहा है। प्रेशर टाइम वॉल्यूम्स मैंने बोला था कांस्टेंट K की इक्वल है। इसको अगर एलोबरेट किया जाए, अगर मैं इसको एलोबरेट करूं, इसी फॉर्मूला को थर्मोडायनेमिक्स में एक दूसरे वे में लिखा जाता है, उसमें बोलते हैं प्रेशर टाइम वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन थर्मोडायनेमिक्स, आई कैन से दैट। मोस्ट नहीं पर प्रीटी इंपॉर्टेंट, और यही है, पर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होता है? R यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जैसे ये K कांस्टेंट है, ये K मतलब ये R कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.31 जूल्स मोल पर केल्विन, जिसका यूनिट है। ये कांस्टेंट की इक्वल यूनिट होती है 8.31 जूल्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल क्या मोल पर केल्विन। ये होता है n, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने सिस्टम में, प्रेशर, वॉल्यूम, और ये आपको मालूम नहीं, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। इसको टाइम और टेम्परेचर के साथ वो नहीं कंफ्यूज है, टेम्परेचर है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, R कांस्टेंट है, 8 पॉइंट नहीं दिख रहा होगा सर,
8.31 joules per molecule divided by molecule सॉरी मोल पर केल्विन और इनटू टेम्परेचर. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिख ले रहा हूँ. इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है ये सब जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है. तो हम लोग को आइडल गैस लॉ में दो ही आइडल गैस लॉ आएगा तो हम लोग को दो फॉर्मूलास याद रखने हैं, एक ये और एक ये दोनों फॉर्मूलास आइडल गैस लॉ में आते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया आइडल गैस लॉ का, पर मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. इफ वी गेट टाइम एट लास्ट आई विल कंटिन्यू विद दैट. ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ टॉपिक अबाउट डेंजरस है. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पेलिंग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नाम है. दो बंदे, एक है जेम्स मैक्सवेल और एक है लुडविग, LUDWIG जी यस, लुडविग बोल्ट्जमैन. इन दोनों ने एक कंबाइंड टॉपिक बनाया था, उसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन. इन्होंने कहा क्या था, मेरे पास एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर है 200 केल्विन. अब तो एक सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ए और बी सिस्टम में से काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स 300 केल्विन में होगी, क्योंकि हम लोग ने फाइंड केल्विन भी टेम्परेचर ही होता है, यूनिट है टेम्परेचर का एक अलग. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. दोनों टेम्परेचर का मीनिंग ही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है. तो हम लोग इसको इन्होंने क्या किया था, इसको एक डायग्राम में दिखाया था, बस यही काम किया था पूरे सिस्टम ने. इसको बोलते हैं हम लोग, मैं एन से नोट कर रहा हूँ इसको, और ये स्पीड एंड जेड लग रहा है थोड़ा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसको एन है, ये है एस. एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एस है स्पीड. मॉलिक्यूल दोनों में सेम है, दोनों में मॉलिक्यूल सेम है. तो क्या होगा, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऐसे मिलेगी. ये ए है, ये बी है. ए सॉरी, हाँ आई मिस आउट माय फोन. बी का डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा. बी में भी काइनेटिक एनर्जी किसी ना किसी की ज्यादा होगी, पर उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो बाद में जाकर स्लो हो रही है, और ए की ज्यादा है, ए की कंटिन्यूली ज्यादा है. यानी बी की कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी कोई ना कोई पार्टिकल ज्यादा होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कम रेंज में ही आएंगे, और ए का एट द मोस्ट ज्यादा ये होगा बी के साथ. उसने ये डायग्राम बताया था, बस यू कैन चेक इट आउट, क्या बोलते हैं, चेक इट आउट. सॉरी, डायग्राम है, कॉमन सेंस डायग्राम, पार्टिकल सेम है एन नंबर. बस इनका टॉपिक खत्म. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन. मैं फुल स्पीड में टॉपिक्स को भगा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया. शुरुआत के टॉपिक्स में मैंने टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पेसिफिक हीट एंड हीट ऑफ फ्यूजन. स्पेसिफिक हीट और हीट ऑफ फ्यूजन. अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एग्जांपल्स भी है बट लेंथी एग्जांपल्स आर देयर, सो आई विल कंटिन्यू. मेरे पास एक सिस्टम है, इसको समझ में, वाटर है, सिस्टम वाटर है. स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, ये बताता हूँ, और इसको सी से डिनोट करते हैं. स्पेसिफिक होता क्या है, 1 ग्राम वाटर को, 1 किलो वाटर को, 1 ग्राम या 1 किलो वाटर, 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर रेज करेंगे तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट इज जस्ट ओनली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास पर यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट हो गया. अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं. व्हाट इज एग्जांपल, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4186 जूल केजी डिग्री सेल्सियस. जूल क्या होता है, एनर्जी होते हैं, यानी मुझे 4186 जूल एनर्जी लगेगी, हीट एनर्जी लगेगी 1 किलोग्राम वाटर को, 1 किलोग्राम, इसमें कुछ ना कुछ किलोग्राम वाटर है, 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री से रेज करने के लिए. इसका हम लोग फॉर्मूला से डेफिनेशन बना सकते हैं. और अभी वाटर का टेम्परेचर, व्हाट इज द वाटर टेम्परेचर,
वाटर का अभी मेरे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मेरा वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और वाटर का मास मेरे पास 2 kg वाटर का मास है। मैं केजी में बोल रहा हूँ, लीटर में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक केजीज में करते हैं। हालांकि वाटर लीटर में होता है पर मैं इसको केजी में बोल रहा हूँ। और 1 kg में शायद से 980 समथिंग ml रहता है, 920 या 980 ml होते हैं, डेट यू कैन फाइंड। तो हम लोग को बोला क्या गया है, हमें कितना हीट लगेगा, हमें कितना हीट लगेगा 20 डिग्री वाटर को 50 डिग्री तक ले जाने के लिए। यानी क्या कि अभी हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम स्पेसिफिक हीट नहीं कह सकते। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये होता है हीट नीडेड। Q मतलब जितना हीट हम लोग ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, मास ऑफ सिस्टम, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा बता दो, हमें फाइंड करना है हीट कितना लगेगा इस 20 डिग्री को 50 डिग्री तक ले जाने के लिए। यानी हमारे पास अभी क्या है, T इनिशियल, हमारे पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और हम लोग को लेके जाना 50 डिग्री सेल्सियस तक। मास 2 kg है, स्पेसिफिक हीट हमारे को मालूम है 4186 और डिफरेंस इन टेम्परेचर के बड़ा माइनस छोटा करते हैं डिफरेंस के लिए 50 minus 20 and if you solve it then answer will be 251160 जूल। यानी हमें इतना हीट एनर्जी लगेगा वाटर को 20 डिग्री से 50 डिग्री तक ले जाने के लिए। मैंने कहा है वाटर का बहुत ज्यादा होता है स्पेसिफिक हीट। मार्कर्स कंटिन्यू हैंडलिंग मिस्टेक इट इज। स्पेसिफिक हीट के मैंने एग्जांपल बहुत सारे किए बट टाइम और मेरा डिवाइस भी कंटिन्यूसली हॉट हो रहा है, so skip them examples। अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ तक भी नहीं आए हैं। बड़ा कोइंसिडेंस, फॉर्मूला 2 ही हुई, अभी तक 10 फॉर्मूला और आएंगे अभी इसके आगे। हीट, जैसे कि मैंने हीट की बात की, हीट ट्रांसफर कैसे होता है। मैं आपके पास खड़ा हूं तो हीट मेरे पास कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मैं उसको फिजिकली टच कर नहीं रहा हूं तो भी ट्रांसफर हो रहा है। हीट 3 वेज में ट्रांसफर होता है। इट्स कॉल्ड द कंडक्शन, राइट इट डाउन, कंडक्शन, कन्वेक्शन सॉरी एंड रेडिएशन। हीट 3 वेज में ट्रांसफर होता है। ओके, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन सिंपल है, मैंने इसको टच किया, ये वॉल को टच किया, ये वॉल 20 डिग्री सेल्सियस है। मैं नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 98 फ़ारेनहाइट समथिंग होता है, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बोल रहा हूँ, 38 डिग्री होता है कुछ, ये आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट। तो मैंने इसको टच किया, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर है यहाँ पर, क्योंकि मेरे अंदर में हाथ में कुछ पाम में काइनेटिक एनर्जी, इस वॉल में कुछ काइनेटिक एनर्जी, वो मेरे अंदर ट्रांसफर हुई जब मैं वहां उसके अंदर ट्रांसफर हुआ। डिपेंड्स ऑन जो ज्यादा हॉट है, हॉट से कोल्ड में जाएगा। मेरा अगर ज्यादा हॉट है तो उसमें जाएगा, इसका यहाँ आएगा, जिसको कंडक्शन बोलते हैं। कोई भी चीज को अगर हम लोग फिजिकली टच कर रहे हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बोलेंगे कंडक्शन, यानी फिजिकल व्हाट यू कैन से अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन फिजिकल अटैचमेंट नहीं होता, पर हाँ कन्वेक्शन रेडिएशन दोनों फिजिकली नहीं होता, पर कन्वेक्शन ऐसे होता है। मार्कर, ओके। कन्वेक्शन क्या होता है? मैंने गरम फायर बर्न किया है, होली में होलिका दहन करते हैं, फायर जलाते हैं। यहाँ पर मेरा फायर है, अब इसमें क्या हो रहा है, गैस पार्टिकल्स में बना। सबसे पहले इसमें से काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, इस पार्टिकल्स में ट्रांसफर होगी जो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे। ये आपको मालूम है, जो भी हॉट पार्टिकल होते हैं, हॉट गैस पार्टिकल हल्के होते हैं, कोल्ड गैस पार्टिकल भारी होते हैं। ये हॉट वाले हल्के तो ये ऊपर जाएंगे, ये कोल्ड वाले भारी है तो नीचे आएंगे, तो फिर ये वापस हॉट होंगे, ये ऊपर जाएंगे, तो ये प्रोसेस होगा। कोल्ड वाले नीचे आ रहे हॉट होने, और हॉट वाले ऊपर जा रहे, फिर वापस कोल्ड वाले नीचे आ रहे, तो एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा। तो इस वजह से पूरा एटमोस्फेयर में हीट ट्रांसफर होगा। ये तो कन्वेक्शन, यानी हीट ट्रांसफर विदाउट फिजिकल अटैचमेंट, बट ड्यू टू अ साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन आपको मालूम है, यू आर फेमिलियर विद दैट, रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये गैस है, गैस बोल रहा हूँ।
फायर, फायर मैंने यहाँ पर लगा, उसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल रही है। आपने डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा, रेडियो मॉनिटर वो यूज करते, एक डिवाइस रहती है जिसकी वजह से डिवाइस ऑपरेट करते तो फ्रिंजेस दिखते हैं, रेड येलो ग्रीन। मतलब एक मैन रहेगा उसका ये वाला पार्ट ज्यादा हॉट रहेगा, हाथ पाम्स कम हॉट रहेंगे, वो ग्रीन दिखेंगे, ये रेड दिखेगा, तो रेडिएशन रहता है। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट फिजिकल टच और विदाउट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हाट यू कैन से साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडिएशन। आप रेडिएशन से फेमिलियर हो, इसके लिए एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है इसके ऊपर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा है कंडक्टिविटी का। हाँ, एक और चीज आपको बतानी थी। समझ लो एक मेरे पास रूम है, एक वुड सरफेस है, ये मेटल सरफेस है। रूम में 70 डिग्री फ़ारेनहाइट ही टेम्परेचर है, रूम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही है, दोनों का टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मेटल और वुड दोनों सरफेस का टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो भी जब मैं वुड को टच करूंगा तो वो मुझे गर्म लगेगा, मतलब उतना ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन ठंडा लगेगा, पर कंपेरेटिवली कम ठंडा लगेगा, और मेटल ज्यादा ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, समथिंग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एवरेज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई कांट रिमेंबर इट, आई कांट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वुड के कुछ एटम्स कुछ ऐसे दिखते हैं, नॉन मेटल इसके वजह से एटम्स परफेक्टली ज्वाइंट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ इसके बीच में गैप्स होती है, और मेटल की एकदम प्रॉपर्ली ज्वाइंट होते हैं, एक सीक्वेंस में ज्वाइंट होते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगा, ये इनके पार्टिकल्स एकदम पास पास में ज्वाइंट है, तो मेरे काइनेटिक एनर्जी मेरी काइनेटिक एनर्जी मेटल के अंदर जल्दी ट्रांसफर होगी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स अच्छे से ज्वाइन है मेरे हाथ के साथ, और इसके पार्टिकल्स स्लोली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो वुड वाले स्लो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स परफेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं है, और मेटल वाले एकदम परफेक्टली टाइटली बॉन्डेड है। तो फटाफट मेरी काइनेटिक एनर्जी सब इसके अंदर, टेम्परेचर सब इसमें जाएगा, तो मेरा 98 सीधा 70 पे आ जाएगा बहुत स्पीड में, और इस 98 से 70 पे आने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत नहीं, यू कैन से इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर वुड क्वालिटी एंड मेटल। वीडियो बहुत लेंदी हो रही है। वाटर भी खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट इज इंट्यूशन बिहाइंड फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे वापिस बात कर रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पर एरोस छोटे छोटे और यहाँ बड़े, यानी टीए का जो काइनेटिक एनर्जी है वो टीवी से ज्यादा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से ज्यादा है। ये क्या है, एक मैंने सीट रखा है, उसका एरिया ए है, उसकी मैं कैमरे में आ रहा हूँ, हाँ एक मैंने सीट रखा है, उसका एरिया ए है, इसका थिकनेस डी है, उसका थिकनेस डी है। ये मैंने एक सीट रखा है, एरिया ए, उसका थिकनेस डी, मोटा सीट है, ये बहुत पतला है। टेम्परेचर टी ए, इस साइड पे टेम्परेचर टी ए, इस साइड पे टेम्परेचर टी बी है। तो अब हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, क्यू मतलब हीट, यहाँ से यहाँ पर यूनिट टाइम में कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं ये फाइंड करेंगे। कंडक्टिविटी की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर टकरा फिजिकल टच है पार्टिकल्स का इस सीट के साथ। तो क्या होगा, अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया, बोल रहा हूँ अगर मैंने इस सीट का, मेरे पास सीट इतनी बड़ी थी और यहाँ पर मेरे पास पार्टिकल्स है, अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, एरिया मैंने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, ऑफकोर्स ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि जो मेरे पार्टिकल्स है ज्यादा सीट के साथ टकरा पा रहे हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स है ये बड़े सीट के साथ टकरा पा रहे हैं, उनकी हीट कैसे समझाऊंगा आपको, ये से मेरे पास अब ये सारे पार्टिकल्स इससे टकराएंगे तो इनकी सारी एनर्जी इसके अंदर जाएगी, फिर इसकी इसमें जाएगी, लेकिन ये है ही इतना सा, तो सब टकरा नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पर 10 पार्टिकल है
तो इसके साथ 10 टकरा सकते हैं, लेकिन इसके साथ 5 ही टकराएंगे। तो जो चार्ज, जो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, इसमें से इसमें ज्यादा हो रही है और इसमें कम हो रही है, क्योंकि क्या हो गया, एरिया कम होगा, हीट पर यूनिट टाइम भी कम होगा। यानी क्या बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। एक और चीज, अगर मैंने थिकनेस बढ़ा दिया, मैंने थिकनेस बढ़ाया, तो यहाँ से यहाँ हीट कम ट्रांसफर होगी, तो उसको उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से पुश करना पड़ेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। थिकनेस अगर एकदम कम है तो फटाफट यहाँ से वहां काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन थिकनेस अगर मैंने इतना थिकनेस कर दिया, यहाँ से वहां जाने में ज्यादा टाइम लगेगा उसको। ओके, वीडियो वापस कट आउट हो गई थी। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला कि हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया का मैंने आपको ऐसे समझाया था, अगर एरिया बढ़ेगा, यहाँ पर 10 पार्टिकल है, तो अगर एरिया इतना सा होगा तो 10 पार्टिकल इस एरिया में से टकरा नहीं पाएंगे, इस शीट के एरिया में से टकरा नहीं पाएंगे, लेकिन एरिया जितना बढ़ेगा उतने पार्टिकल्स उससे टकराएंगे। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम के। अब थिकनेस के, ये डी थिकनेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे, सुनो, अगर थिकनेस बढ़ाऊंगा तो यहां से वहां काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन थिकनेस कम कर दूंगा तो कम टाइम लगेगा। और समझ लो, ये इतना थिकनेस है, यहाँ से यहाँ जल्दी से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन थिकनेस जैसे मैंने बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी हीट अगर बढ़ेगा, अपना थिकनेस कम होगा तो हीट जल्दी ट्रांसफर होगा, वही किया मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हीट ज्यादा डिस्टेंस क्या बोलते हैं, थिकनेस ज्यादा होगा तो हीट स्लो ट्रांसफर होगा, तो वही किया है। एक और चीज, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस TA माइनस TB क्या हो रहा है, और इन इसका मेरा अलार्म शट आउट हो गया। ओके, तो अगर इसके बीच में कुछ हॉटनेस है, इसके भी ये दोनों में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, ये समझ लो। अगर इसके बीच में ज्यादा हॉट है, ये ज्यादा कोल्ड है, तो जल्दी हीट ट्रांसफर होगा क्या। और अगर दोनों में टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहता है, या तो कोई नॉर्मल चीज भी कितनी गर्म से ठंडे में जाता है, अगर दोनों गर्म ही है तो कहाँ हीट ट्रांसफर होगा। तो अगर ज्यादा गर्म होगा और ये ज्यादा ठंडा होगा तो जल्दी हीट ट्रांसफर होगा, यानी इनका डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना हीट जल्दी ट्रांसफर होगा। मार्कर कहीं सो गया, यानी अब इन तीनों को कोलैब करो, आ जाओ। ठीक है, इतना समझ गया। इसका यूज तो नहीं होगा, पर आपको थर्मोडायनेमिक्स में कुछ क्वेश्चंस में ये आ सकता है। हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए ऊपर है TA माइनस TB डिफरेंस ऊपर आया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नीचे अपने थिकनेस आया। ओके, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, तो अभी तक स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ बोला गया क्या है, PV डायग्राम को यूज करेंगे, प्रेशर टाइम वॉल्यूम डायग्राम। इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या होता है। एक मेरे पास कंटेनर है, यहाँ पर मैंने एक रॉक रखा है, रॉक ट्रायंगुलर शेप का रखा है, कुछ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली जितना भी रॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और जितना गैस पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, रॉक एक परफेक्ट प्लेस पे, या ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, मतलब रॉक का फोर्स इज इक्वल्स टू जो पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैंने अचानक से ये स्टेट समझ लो ये A है, और अचानक से मैंने इसका हाफ पोर्शन एवोपरेट कर दिया, यानी इसका मैंने आधा पोर्शन गायब कर दिया, क्या हो जाएगा, रॉक को मैंने आधा एवोपरेट कर दिया। रॉक एवोपरेट नहीं होता, पर यहाँ समझ लो एवोपरेट हो गया, आधा मैंने अचानक से एवोपरेट कर दिया, बचा के इतना पार्ट। और गैस पार्टिकल, तो गैस पार्टिकल की फोर्स ज्यादा हो गई और रॉक की कम हो गई, तो ये इसको ज्यादा ऊपर
पुल करेंगे, यानी ये पहले यहाँ था अभी ऊपर आ गया, लेकिन कुछ एट अ पॉइंट जाकर एट सम पॉइंट वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी जो रॉक फोर्स लगा और ये जो फोर्स लगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे कुछ ऊपर जाकर, लेकिन रॉक इससे ऊपर होगा। यानी क्या हुआ यहाँ पर प्रेशर टाइम वॉल्यूम डायग्राम, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। ये हमारा A था, अब A में क्या हो रहा है, कुछ प्रेशर लग रहा है कुछ वॉल्यूम लग रहा है, जैसे B में गया तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। B में प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ये गैस पार्टिकल ज्यादा प्रेशर लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम सॉरी आई एम मिस्टेकन, प्रेशर यहाँ पर कम लग रहा है, प्रेशर देखो कम लग रहा है ना, और वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया। बी में क्या हो रहा है, बी डायग्राम है, बी में प्रेशर कम लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है ना, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहाँ पर यूज आ रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था। तो ए वाला हम लोग को मालूम है कि वहां पर रॉक जितना फोर्स लगा रहा था उतना फोर्स सी भी लगा रहे थे, यानी दोनों इक्वल थे, दोनों ना ऊपर जा रहे हैं नीचे। बी में भी वैसा ही हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट पे जाने के बाद, लेकिन जो बीच में इसमें ए से बी में जाने में जो काम हुआ था वो हम लोग नहीं डिफाइन कर पा रहे। बात समझ रहे हो, ए से बी में हम लोग गए थे, हाफ रॉक एवापोरेट किया था, तब क्या हुआ था, ये ऊपर नीचे हुआ कंटिन्यूसली, वो नहीं डिफाइन कर पा रहे। यानी ए डिफाइंड है, बी डिफाइंड है, लेकिन ए से बी का नहीं डिफाइंड। गॉट इट, ए से बी हम लोग नहीं डिफाइन कर पा रहे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो ए हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग अभी नहीं करेंगे। हाँ चलो इसके बाद ही कर ही लेते हैं। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इसके लिए क्योंकि जितना फोर्स ये लगा उतना फोर्स है, मतलब दोनों एक स्टेट पर है जहां पर सब चीज इक्वल है, ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है, सब चीज डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। यहाँ पर जितना फोर्स लगा रहे हैं जितना प्रेशर लगा रहा है वॉल्यूम सब वेल डिफाइंड है, बी में भी फोर्स वॉल्यूम सब वेल डिफाइंड है, लेकिन ए से बी में जब हम लोग गए तो उसके बीच में क्या हुआ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। तो द थिंग विच इज वेल डिफाइंड इज नोन एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हेन वी कैन डिफाइन अ सिस्टम इज then we can say it is an equilibrium, thermodynamic equilibrium, but here we can't define what has done between A and B. So let's check it out, we can do something so that we can define the process that is happening between A and B. तो हम लोग यहाँ पर एक क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस करेंगे। क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, क्वाज़ी स्टैटिक ये प्रोसेस था, हम छोटे छोटे पार्ट्स को एवापोरेट करेंगे, यानी मार्कर का इंक मेरे पास सेम है कंटेनर, उसमें सेम है, उसमें मैंने पेबल्स रखे रॉक के, आखिर रॉक रखे लेकिन रॉक के जैसा सेम उसका मास है, इसके अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स है, ये ए है। फिर इससे मैं बी में गया, बी में क्या किया मैंने, एक फ्रैक्शन एक पार्टिकल निकाल लिया, तो कुछ गैस पार्टिकल इसको ऊपर रख लिए, लेकिन एक पार्टिकल एकदम यूनिट मास निकाला है, इसकी वजह से फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम ऊपर जाएगा। तो ये बहुत नैरो डिफरेंस है, तो ए से बी हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं, इसके बीच में नैरो डिफरेंस उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। इतने कम मैंने इसका मास निकाला कि गैस इसको बहुत स्लोली ढकेलेगी, स्लोली, और ऐसा मैं करते जाऊंगा, एक पेबल निकालते जाऊंगा, तो धीरे धीरे हमारा क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस होगा। क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, हर एक पॉइंट को हम डिफाइन कर पाए, उसको क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस है, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों है ये, और ये रिवर्सिबल भी है। रॉक वाला रिवर्सिबल था पर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं था, ये रिवर्सिबल है। ए से बी में क्या हो रहा है वो छोड़ो रिवर्सिबल के बारे में, ए से भी थोड़ा आगे गया, एक पेबल में निकालते गए, हर एक प्रोसेस को मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हर प्रोसेस डिफाइन करते हैं। तो ये होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाल फिलहाल मेरी एनर्जी फुल डाउन हो गई है, सच्चा लॉन्ग वीडियो। मैंने डेफिनेशन किया, सो व्हेन प्रोसेस इज टेकिंग वेरी स्लोली एंड इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इट्स कॉल्ड एन क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं स्लोली पेबल्स हटा रहा हूँ, एक पेबल हटा रहा हूँ, और वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेग्लिजिबल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन चेंजेस हो रहे हैं नेग्लिजिबल है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हर एक चीज में डिफाइन कर पा रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह, और वो क्वाज़ी स्टैटिक भी, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, बट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस।
अरे रिवर्सिबल भी, रिवर्सिबल कैसे? मैंने इसमें से एक पेबल निकाला, एक वापस डाल दूंगा तो वापस ए पे आ जाऊंगा, ए से बी पे जैसे गया था वैसे बी से ए पर आ जाऊंगा, वो भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ। मतलब समझो, अब तक मैंने दो नीड चीजों की बात की, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी हर एक चीज डिफाइन हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और क्वाज़ास्टैटिक यानी स्लोली स्लोली मैं चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी है, उसको क्वाज़ास्टैटिक बोलते हैं। अब बारे हम सबसे मस्त चीज पर, जिसके आप सबको नहीं आता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये क्या है? अरे ये तो बहुत सिंपल है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। फर्स्ट लॉ ये कहता है, पर ये थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ खाली यही नहीं कहेगा थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ एक और चीज है, फर्स्ट एक और चीज है। अरे हाँ ओके, फर्स्ट लॉ। अब ये क्या लिख दिया मैंने? इंटरनल एनर्जी, यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। ये सारे फॉर्मुलास इंपॉर्टेंट है, याद तो हो ही जाएंगे, लिख दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये क्या है? इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक सिस्टम है मेरे पास, ब्लैक मार्कर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, एक सिस्टम है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है, उनका कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और उनके काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? पार्टिकल्स के अंदर जो भी एनर्जी, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उनकी एटॉमिक लेवल की एनर्जी, उनकी अट्रैक्शन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा है इनके पास। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू क्या होता है? हीट, माइनस जो वर्क कर रहा है वो वर्क डन, तिरंगा डैमेज हो गया, वर्क डन जो काम कर रहा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस डब्ल्यू। अब मैंने यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, फॉर्मूला सब सेम है, तो यहाँ पर ये क्यों किया? ये है वर्क डन और ये ठीक है, ये वर्क डन बाय सिस्टम मैं लिख दे रहा हूं, ये है बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, ये है ऑन सिस्टम। बाय सिस्टम ऑन सिस्टम क्या है? देखो, अब ये फॉर्मूला तब यूज करूंगा जब सिस्टम वर्क कर रहा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर हाफ फ्लो को इवापोरेट कर दिया, ये जो गैस पार्टिकल्स ये ऊपर गए, तो गैस पार्टिकल ऊपर गए यानी क्या? इंटरनल एनर्जी, एक गैस पार्टिकल ने कुछ काम किया इस रॉक को ऊपर ढकेलने के लिए, तो ये क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम। अब वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होगा? मैंने इसके ऊपर अचानक से बड़ा सा पेबल रख दिया, मैंने उल्टा कर दिया। मैं क्या कर रहा था? ए से बी में जाने के लिए क्या, सॉरी, ए से बी में जा रहा था, कुछ ना कुछ काम हो रहा था, ए से बी में जा रहा था, तो हमारा सिस्टम काम कर रहा था, समझो? ए से बी में क्या हो रहा था? सिस्टम ऊपर ढकेल रहा था रॉक को, तो ए से बी में सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन जब मैं बी से आऊंगा, रिवर्स कर दूंगा, मेरा सिस्टम यहाँ पहुंच गया था, लेकिन फिर इसके ऊपर मैं रॉक रखा तो ये यहाँ आ गया, और रॉक रखा तो यहाँ आ गया, यानी बी से मैं ए पर चला गया, बी से मैं ए पर चला गया, यानी सिस्टम ने कुछ काम नहीं किया, मैंने उसके ऊपर रॉक डाल के सिस्टम के ऊपर मैंने काम किया है, और यहाँ पर सिस्टम ने काम किया। जो जब सिस्टम काम करेगा तो ये लगेगा, जब सिस्टम पर मैं काम करूंगा तो ये लगेगा। मैं काम कर रहा हूँ यानी मैं वर्क डन कर रहा हूँ, काम उसके ऊपर कर रहा हूँ तो प्लस, और वो काम कर रहा है तो वो वर्क निकाल रहा है, वो वर्क निकाल रहा है तो माइनस। इससे याद रख सकते हो फॉर्मूलास लिख के, बाय सिस्टम ऑन सिस्टम। कुछ फॉर्मूलास है, हाँ लिखा है 5 जूल ऑफ हीट टेकन अवे फ्रॉम सिस्टम। 5 जूल हीट मैंने सिस्टम से अवे ले ली है। क्या किया है? 5 जूल जो हीट है, एक इसका एग्जांपल है कुछ, जो फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं, वहां लिखा ही है, मतलब क्या है? हाँ, लेट्स आई हैव अ बलून, उसकी इंटरनल एनर्जी 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ तो, लेकिन चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। सिस्टम
ने 10 जूल का काम किया है, सिस्टम, मेरे सिस्टम ने 10 जूल का काम किया है, तो बताओ कितना हीट वो देगा या लेगा, उसके अंदर कितना हीट हमें देना पड़ेगा या कितना हीट वो छोड़ेगा, बाहर देगा। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर क्या किया, मेरे सिस्टम में 10 जूल का काम किया, एक्सपांसन 10 जूल का काम किया, तो यहाँ पर आया इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W, सॉरी Q माइनस W, क्योंकि मेरे सिस्टम ने काम किया है, मेरे सिस्टम ने काम किया तो माइनस आएगा। इंटरनल एनर्जी 0 है, Q पता नहीं है, माइनस W कितना हो गया अपना 10, तो Q हम लोग को 10 मिल जाएगा। हीट 10 जूल है, समझ गया, मेरे सिस्टम ने काम किया था, अब मैं सिस्टम पर काम कर रहा हूं, तो क्या है 5 जूल ऑफ हीट टेकन अवे फ्रॉम सिस्टम, 5 जूल हीट मैंने सिस्टम से ले ली है, तो क्या मैं काम कर रहा हूं ना, 5 जूल मैंने सिस्टम से ले लिया, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग द वर्क, सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W। बोला क्या गया, 5 जूल हीट मैंने सिस्टम से ले लिए, तो बताओ उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा, और मैंने 1 जूल का, सॉरी अब आप समझ नहीं पा रहे, 5 जूल हीट मैंने सिस्टम से ले लिया है, एक सिस्टम है, और 1 जूल काम किया है, ये 5 जूल हीट लेने के लिए, तो पुट आउट कर देंगे। मैंने क्या किया, 5 जूल हीट ले लिया तो -5, इंटरनल एनर्जी तो फाइंड करनी है, अब सिस्टम की कितनी है, वर्क डन है कितने के 1 जूल का, -4 और 1, -5 और +1 -4 आएगा, इंटरनल एनर्जी मेरी -4 है। अब जो भी इसके यूनिट्स होंगे वो डिस्कस नहीं किए गए, डिस्कस होंगे बाद में, इट विल बी डिस्कस्ड, feeling exhausted. PV डायग्राम एंड एक्सपांशन वर्क, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है PV डायग्राम एंड एक्सपांशन वर्क। Okay, let's continue our topic afterwards. ओके, अब आ रहा हमारा प्रूफ्स की दुनिया। अब ये है प्रूफ की दुनिया। प्रूफ हमें क्या करना है, इंटरनल एनर्जी मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी होती है, बस इतना समझ लो, क्योंकि बाकी एनर्जीज अभी तो नहीं लगेगा थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अगर आ गया है तो मैं आपको बताता हूँ। बार-बार पता नहीं किस होता है, हमें प्रूफ ये करना है, U जो होता है वो इक्वल होता है 3/2 PV के, या फिर U इक्वल होता है हमारा और लिख देता हूँ 3/2, एक सेकेंड NRT के, हाँ NRT के, या हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसके साइड से x, उनके साइड से x, क्यूबॉइड बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास एक क्यूब है, उनके साइड x है, और उनमें टोटल पार्टिकल्स है n, और पार्टिकल्स 3 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, x y z, पार्टिकल्स 3 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी n/3 प्लस n/3 प्लस n/3 इज इक्वल्स टू n, यानी मेरे पास पार्टिकल्स है, और n/3 पार्टिकल ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, x डायरेक्शन में n/3 मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में n/3, z डायरेक्शन में n/3, और टोटल पार्टिकल्स हमारे पास n है। इतना कंक्लूड हो गया, 3 डायरेक्शन में मूव कर रहे पार्टिकल्स, और 3 ही डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे, क्योंकि हमारे पास 3 ही एक्सिस है, x y z, 3 एक्सिस होती है। y z and
एक्स वाई जेड, हमारे पास तीन ही तो डायरेक्शन वो होते हैं, एक्सिस होते हैं 3D डायग्राम में, और 3D के लिए 3 डायरेक्शन। अगर मैं 2D ऑब्जेक्ट लेता तो 2 ही रहते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, एज आपने किया। तो n/3 प्लस n/3 प्लस n/3 इज इक्वल टू n, यानी एक सेट ऑफ पार्टिकल ये वाले पार्ट में इस डायरेक्शन में मूव करे, n/3 पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करे, n/3 इस डायरेक्शन में, n/3 इस डायरेक्शन में, n/3 x में, n/3 y में, n/3 z में। डायरेक्शन मैंने गलत बता दी, पर n/3 मूव करे हर एक 3 डायरेक्शंस में। ओके, एक वॉल ले लेते, चलो इसका मैंने एक वॉल ले लिया, एक वॉल मैंने ले लिया, नहीं लिया, ले लेता हूं। यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसका मास m है, कुछ वेलोसिटी है उसके पास, तो कितना फोर्स इसके ऊपर वो लगाएगा? फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? कितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा? ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ना, पार्टिकल मूव कर रहा है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास सेम। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज इन मास वॉल्यूम ओवर चेंज इन टाइम, ये हमारे पास आ गया। अब फोर्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। फोर्स का मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, तो फोर्स के लिए मैं लिख दूंगा चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला, जो मैंने ब्ला ब्ला पे फाइंड किया। ठीक है, अब ये mv को मैं 2mv लिख दूंगा। कैसे 2mv लिखूंगा? देखो, अब पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास और वेलोसिटी हो गई, इस डायरेक्शन में टकराने के बाद यहाँ ही टकरा गया। अब वापस ब्लैक मार्कर, कुछ ना कुछ बस मास वेलोसिटी होगा, टकराएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा। एक्स और वाई एक्सिस को कंसीडरेशन में लेंगे। क्या चेंज मतलब क्या होता है? माइनस, बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ जा रहा है तो mv, और इस डायरेक्शन में तो माइनस mv, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग इसका चेंज निकालेंगे तो क्या होगा? कहाँ गया? mv माइनस mv इक्वल्स टू 2mv। तो हमारा चेंज इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन mv की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2mv ओवर चेंज इन टाइम। मैंने अभी तो फाइंड किया है, ये जनरल नॉलेज लगाओगे तो आएगा, प्रूफ्स की दुनिया है। और आपको इतने कॉमन कैलकुलेशंस नहीं आए तो आप आगे। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है? चलो अब क्लासिकल मैकेनिक्स पे आ जाते हैं। क्यूबाइड नहीं रहने दूंगा, ये रफ कर देते हैं। मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है, मेरा नहीं मतलब न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि चेंज इन टाइम इक्वल होता है डी ओवर आर। डी के यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस में डबल डिस्टेंस ले रहा हूँ। एको कैसे रहते हैं? डबल डिस्टेंस। टकराने के बाद मेरे पास आ गया डबल डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पर भी डबल, क्योंकि ये यहाँ टकरा रहा है फिर यहाँ वापस आ रहा है, एक साइड पे 2 बार ये टकरा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या डिस्टेंस ले लूंगा? 2x, क्योंकि ये x है तो वापस ये भी x ही होगा ना, टकराने के बाद 2x हो जाएगा। r क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से? रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मेरा क्या है? वेलोसिटी है। तो इसके लिए मैं सारी वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ। ये जो मेरा अभी निकला है 2mv, चेंज इन टाइम की जगह क्या? 2x ओवर v। चलो सॉल्व करते हैं। इक्वल होगा 2mv ड्रॉप v ओवर 2x, 2 कट, तो क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर ओवर x। ये मुझे क्या मिल गया? फोर्स मिल गया ना। फोर्स मिल गया ना। चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम क्या होता है? फोर्स। मेरे को फोर्स मिल गया, मतलब कि एक पार्टिकल वॉल की एक साइड पे mv स्क्वायर ओवर x फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? mv स्क्वायर ओवर x। इसका नीड नहीं है, आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो इनके सिर्फ नीड। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। आई हैव टू बेंड फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर x मैंने फाइंड किया। अब मेरे को इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है वो आपको बता रहा हूँ। तो सबको एरिया से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी एरिया से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइडिंग ऑन द साइड्स बाय एरिया। तो फोर्स ओवर एरिया क्या होता है? प्रेशर। एरिया यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर। एरिया क्या होता है?
साइड इंटू साइड, इसका साइड सब साइड ही एक्स है क्योंकि क्यूबॉइड है, तो इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये दिए गए। तो जो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब। प्रेशर मिल गया एम वी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब हमें। व्हाट इज प्रेशर हियर? एम वी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब। एम वी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब यहां पर है। प्रेशर है एक्स क्यूब, मतलब क्या होता है? हाँ तो ओके, प्रेशर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर एक्स क्यूब। ये हम लोग ने अभी तक डिराइव कर लिया है। एक्स क्यूब क्या होता है? ये मेरा क्यूब, एक्स क्यूब होता है वॉल्यूम। साइड को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वॉल्यूम होता है। एक्स क्यूब जो है मैं वॉल्यूम इनपुट कर देता हूँ, वॉल्यूम। तो P इक्वल्स टू P नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एम वी स्क्वायर ओवर वी लिख दिया। ओके, अब मेरे को प्रेशर चाहिए एक साइड पे सारे जो पार्टिकल लगा रहे हैं, ये एक पार्टिकल का प्रेशर है, तो इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा n ओवर 3, क्योंकि एक वॉल पे n ओवर 3 पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिर क्या होगा n ओवर 3, अब ये इक्वल है P के, अब ये डिवाइड में यहाँ आएगा मल्टीप्लाई, तो मेरा क्या आ जाएगा पी वी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n ओवर 3, डॉट दे सकते हैं मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाइंग ऑल साइड बाय 3, क्या हो जाएगा 3 पी वी हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा। अब डिवाइडिंग ऑल द साइड बाय 2, अगेन मैं इसको पूरे इक्वेशन को 2 से ब्रेक करूँगा, यानी 2 हो जाएगा ये और ये 2। मुझे मालूम है एम वी स्क्वायर अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सिंपल फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, यानी क्या एम वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की है। ऐसे मेरे टोटल पार्टिकल एक साइड पे कितने n, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हम लोग को मिल जाएगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी वो होती है, तो इस पूरे के जगह मैं लिख सकता हूँ इंटरनल एनर्जी, लिख सकता हूँ मैं इसको इंटरनल। और ये चेंज इंटरनल एनर्जी होगा क्योंकि कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसकी मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसके लिए इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखूंगा। मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया 3/2 पीवी, और पीवी देख सकते हो एनआरटी होता है, तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ 3/2 एनआरटी। थैंक्स प्रूव। तो हम लोग को इससे क्या मिला? चेंज इन यू इक्वल्स टू 3/2 पीवी, और चेंज इन यू, यू मैंने बताया इंटरनल एनर्जी होती है जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी, बाकी सारी एनर्जी भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को एज्यूम कर रहे हैं खाली, और यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सबसे मेजर वही होता है एनआरटी। एनआरटी मैंने पीवी का वैल्यू जो फाइंड किया था उससे लाया। अब इसका हम लोग आगे बहुत यूज होगा, कार्बन साइकिल में यूज होगा। और हम लोग लोगोरिथम्स पे नहीं आए हैं। ओके, तो हम लोग अभी दो टर्म सीखने, आइसोथर्मिक और एक है एडियाबैटिक। अब ये क्या होता है आइसोथर्मिक और एडियाबैटिक? आइसोथर्मिक होता है, आइसोथर्मिक का मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर। मैं इस सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी चेंज करो वगैरह वगैरह चेंज करो, लेकिन उसके टेम्परेचर में टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। और एडियाबैटिक होता है आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी सिस्टम में जो भी काम हो रहा है हीट ना बाहर जा रही ना अंदर आ रही है, वो वर्ल्ड से आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोथर्मिक मतलब no change in temperature, adiabatic मतलब no heat is given out or taken in, it is like isolated from all over the world। तो अब हम लोग इसको करेंगे कैसे? हमें मालूम है
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और ये माइनस डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय आवर सिस्टम, हमारा सिस्टम, वर्क डन बाय आवर सिस्टम, वर्क डन बाय आवर सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, दो चीजें, वर्क डन बाय सिस्टम और जो सिस्टम काम कर रहा है और जिस पर सिस्टम पर जो हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको अज्यूम करेंगे, लेंगे, अज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्यू कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। क्यू क्या होता है, हीट एडेड या हीट गिवन आउट। यहाँ पर ना कोई हीट ऐड हो रही है ना कोई हीट गिवन आउट हो रही है, क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। हाल फिलहाल के मैं एक एडियाबैटिक प्रोसेस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। हाँ, अब आ गए लोगरिथम से पार्ट पे हम आने वाले। तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी माइनस डब्ल्यू के। डब्ल्यू किस में, वर्क डन किस में है, नेगेटिव में, तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। इसको छोड़ो, ये टॉपिक को छोड़ो, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये रिजर्वायर है मेरा, सॉरी रिजर्वायर बोल रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम है, इस पे कुछ पेपर्स रखे हैं, सम पेपर्स आर देयर, गैस पार्टिकल्स है, टेम्परेचर T1 है, मार्कर के इन खत्म हो रहे हैं, वॉल्यूम V1 है और प्रेशर इस पे P1 लग रहा है, मतलब ये स्टोन के ऊपर लग रहा है और ये रिजर्वायर के नीचे है। अब रिजर्वायर क्या करेगा, इसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा वो। आज इसमें हीट ज्यादा हो रही है, अगर इसमें हीट रिजर्वायर से ज्यादा तो रिजर्वायर इसकी हीट ले लेगा, और अगर रिजर्वायर इसकी हीट कम है तो रिजर्वायर इसको हीट दे देगा। और रिजर्वायर क्या कर रहा है, इसकी हीट को सेव रख रहा है, इसकी हीट को कांस्टेंट रखने में मदद कर रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल होता है nRT के, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, n एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट और टेम्परेचर यहाँ पर मैंने कांस्टेंट रखा रिजर्वायर की वजह से, यानी ये पूरा एक कांस्टेंट है और इसको मैं लिख दूंगा K। तो P इक्वल्स टू V यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, P इक्वल्स टू K अपॉन V, P K अपॉन V मिल गया। अब एक लॉजिक बताता हूँ, अगर Y इक्वल है 1 अपॉन x, अगर ऐसा कोई आपको पार्ट दिखता है तो इसका मतलब वो हाइपरबोला है, यानी कुछ डायग्राम आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, P इक्वल्स टू K अपॉन V, P y एक्सिस पे आता है, V x एक्सिस पे आता है, सेम यहाँ पर होगा, ये P और ये V। अगर हम लोग इसमें से इसमें से मैंने एक वो निकाला गैस पार्टिकल, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कैसे कम लगेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, समझ रहे हो। तो एक हाइपरबोला जो 1 और 2, इसके बाद में इसमें से एक पार्टिकल निकालूंगा तो ये 1 है, फिर जब पार्टिकल निकालूंगा तो 2 हो जाएगा। सेकेंड स्टेज पर हर एक स्टेज हम डिफाइन करते हैं क्योंकि आइसोथर्मिक है। तो सपोज यहाँ पर V1 वॉल्यूम था, यहाँ पर V2 वॉल्यूम था, ओके। अब हमें फाइंड करना है हमारे सिस्टम में कितना काम किया है, वर्क डन बाय आवर सिस्टम। वर्क डन बाय आवर सिस्टम क्या होगा, एरिया अंडर दिस, ये कर्व के अंदर जो भी एरिया होगा वो वर्क डन बाय आवर सिस्टम होगा। तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, थ्रू कैलकुलस। तो प्रेशर को हम लोग वॉल्यूम का फंक्शन लेंगे। अब ये क्या होता है, प्रेशर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू nRT ओवर V। कैसे लिखेंगे, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल्स टू nRT, V यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा nRT ओवर V, और P को हम लोग V का फंक्शन लेंगे। अगर कैलकुलस करें तो कोई ना कोई एक चीज को एज अ फंक्शन ऑफ अदर लेना पड़ता है। ये P है, इसको मैंने V का फंक्शन लिया है, मतलब भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, P को एज अ V यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका मतलब यही है। तो ये मैं वर्क डन के लिए कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर मेरे को वर्क डन फाउंड करें तो V2 से लेकर V1 बहुत सारे पार्ट्स है, मैंने हर एक जगह पर एक एक पेबल्स निकाला है। तो उसके बीच में ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे उसके बीच में प्रोसेसेस हुए हैं। एक ही पेपर मैंने निकाला, फिर मैं स्टेज 2 पर पहुंचा हूँ। तो क्या होगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा V2 से लेकर V1 में जितने भी वॉल्यूम थे, तो इसको बोलते इंटीग्रेशन का साइन है। V2 मतलब फाइनल V2 है, और यहाँ पर V1 लिख दूंगा, V2 से लेकर V1 में जितने भी पार्ट्स थे, और यहाँ लिख दूंगा nRT ओवर V, nRT ओवर V मल्टीप्लाइड बाय nRT ओवर V, क्योंकि प्रेशर के लिए वॉल्यूम का फंक्शन यूज करो, ये पूरा सिस्टम मैं वॉल्यूम के ऊपर बना रहा हूँ।
एक चीज के ऊपर बनते हैं, प्रेशर के ऊपर या तो वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम का यूज कर रहा हूँ, ज्यादा इजी है, मल्टीप्लाइड बाय डीवी। डीवी क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम। डीवी क्या होता है? डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स, और वी से इंटीग्रेट करो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ वी। वी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो मैंने एक ही पेपर्स निकाले, डोंट टीवी। ओके, डायग्राम अभी नहीं से फिर ये क्या हो जाएगा? अब इसके जगह मैं पी भी लिख सकता हूँ क्योंकि पीवी के इक्वल था। सॉरी, जैसा वैसे रहने दो। अब क्या कर देंगे? NRTV, ये जो NRT है ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रिजर्व रखा है, मैंने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये कांस्टेंट इसको कॉमन निकालेंगे। अब इसमें कॉमन ऐसे निकलता है, बच्चा क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डॉट टीवी। और अगर ऐसा कुछ आपको 1/x डॉट dy ऐसा कुछ सिस्टम दिखता है, dx सॉरी dx दिखता है, तो यहाँ पर हम लोग लोगोरिथम का यूज करते हैं। अब लोगोरिथम क्या कहता है? ये जो होगा ये पूरा चीज NRT डॉट लॉग NRT log v2 ओवर v1 होगा। अब जो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया उसको मैं log की यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और ये 1/v dv को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको log के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, आगे आपको समझ में आएगा। अब ये जो v2 ओवर v1 है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं NRT डॉट लॉग डॉट v2 ओवर v1, ये हमारा वर्क डन। अब क्या है यहाँ पर? इंटरनल एनर्जी इक्वल है Q माइनस W के। मैंने ये फाइंड कर लिया हमारा सिस्टम कितना वर्क डन कर रहा है, इसके अंदर जो एरिया है वो है NRT log v2 ओवर v1। अब इंटरनल एनर्जी यहाँ पर हम लोग को 0 है, इंटरनल एनर्जी मैंने यहाँ पर 0 माना है क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। टेम्परेचर क्या होता है? मैंने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है। टेम्परेचर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, Q माइनस W, तो Q W के इक्वल है। जितना हम हीट इसमें ऐड कर रहे हैं उतना ही वर्क डन ये कर रहा है, और वर्क डन और हीट कितना है? Q NRT log v2 ओवर v1। ये हम लोग ने एक चीज प्रूव कर दिया। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं सीधा जंप करूंगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सॉरी थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। डेरिवेशन और करा नहीं सकता क्योंकि लैक ऑफ टाइम है। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी कुछ नहीं होती, एंट्रोपी को एस से हम लोग डिनोट करते हैं, वो होता है हीट एडेड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हीट एडेड क्या होता है? Q से डिनोट करते हैं हीट है, हीट एडेड Q से डिनोट करते हैं टेम्परेचर T से, तो Q ओवर T होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ ये कहता है एंट्रोपी हमेशा इक्वल होगा या तो ज्यादा होगा 0 से, कभी भी एंट्रोपी नेगेटिव में नहीं हो सकता। एंट्रोपी सिंपली होता क्या? डिसऑर्डरनेस। मेरे पास एक डर्टी रूम है और उसको मैं क्लीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? उसमें कुछ ना कुछ मैं काम कर रहा हूँ, स्वेट निकल रहा है। स्वेट मतलब क्या? हीट है। तो वो हीट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या? एक सेकंड, एंट्रोपी का पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरलीनेस, मतलब कि मेरे पास एक सिस्टम है और उसका काइनेटिक एनर्जी 100 है और एक का काइनेटिक एनर्जी 20 है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मेरा एटम यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर मतलब कंटिन्यू उसका स्टेट्स चेंज हो रहा है, स्टेट्स के डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। अगर उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो फास्टली मूव करेगा और वो अलग अलग जगह पे पाया जा सकता है, उसके स्टेट्स अलग हो रहे हैं। उसके स्टेट्स का कहते हैं सिंपल भाषा में डायरेक्शन, उसके कई डायरेक्शन में वो पाया जा सकता है। सेमली 20 कैलोरी में कम होगा क्योंकि 20 कैलोरी में स्लोली मूव कर रहा है, यानी उसकी पॉसिबिलिटीज कम होगी यहाँ वहां पाने की, एज फार एज 100 में ज्यादा होगी। अगर मैं 0 केल्विन की बात करो तब तो उनकी स्टेट्स है ही नहीं, 0 है, लेकिन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। आप देखिए एग्जांपल लेते हैं, डर्टी रूम है उसको मैंने क्लीन में कन्वर्ट किया, कुछ काम किया, स्वेट निकला। स्वेट यानी क्या? हीट एनर्जी निकली। हीट क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी रूम की बढ़ गई, यानी क्या बढ़ा? एंट्रोपी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंट्रोपी के।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ी यानी एटम्स इधर उधर मूव करे तो उनका स्टेट्स डायरेक्शन बहुत ज्यादा है, अलग अलग जगहों पर पाया जा सकता है, इसलिए हमारा एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गया। ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एक पार्टिकल की एंट्रोपी कभी भी, यूनिवर्स में एंट्रोपी कभी घटती नहीं है, यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा ये होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कभी भी एंट्रोपी माइनस में जा ही नहीं सकती है, एंट्रोपी कैन नॉट बी इन माइनस नेगेटिव। कैनोट साइकिल कैनोट इंजन भी करना था बट टू लेस टाइम आई कांट। सीधा हम लोग लॉस पे जंप मारते हैं। जीरोथ लॉ क्या कहता है, वेयर सॉरी व्हेन, ये हमारा थर्ड लॉ था। जीरोथ लॉ ये कहता है मेरे पास एक है कंटेनर ए, सिस्टम ए सॉरी सिस्टम बी, नीचे रिजर्वायर नहीं रिजर्वायर रहने दो, नीचे एक और सिस्टम है, ये बड़ा सिस्टम है सिस्टम सी। अगर मेरा ए वाला सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी ए और सी का हर एक चीज में डिफाइन कर सकता हूँ, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर हर एक यूनिट टाइम में, और बी और सी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो अगर ए और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हर एक स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ, बी और सी का भी डिफाइन कर पा रहा हूँ, तो ए और बी का भी डिफाइन कर पाऊंगा, यानी ए और बी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होंगे। क्या कहता है, व्हेन ए इज इक्विलिब्रियम विद सी एंड बी इज इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए विल बी इक्विलिब्रियम विद when A is equilibrium with C, B is equilibrium with C, then A and B will also be equilibrium with each other। यानी उन दोनों के भी हर एक स्टेट्स को डिफाइन कर रहा हूँ। ये था जीरोथ लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, द एंट्रोपी इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज -27। जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है, एंट्रोपी इज जीरो एट जीरो केल्विन। एंट्रोपी जीरो कैसे हो गई, मैंने अभी आपको बताया था। और काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं उनके पास, तो कोई डायरेक्शन में पाएंगे ही नहीं, तो इधर उधर के स्टेट्स नहीं चेंज होंगे, स्टेट्स उनके एक ही है, और स्टेट्स एक ही, इसके अलावा हम लोग उसको बोलेंगे जीरो। इसका एक फॉर्मूला भी है, स्टेट्स एक ही, इसके लिए एंट्रोपी जीरो केल्विन पर जीरो होती है, एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं जीरो केल्विन को। इसका एक फॉर्मूला ये एच जो होता है वो इक्वल होता है के लॉग ओमेगा के। ओमेगा क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स के कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर सकते हैं, ऐसे इक्वल टू के लॉग ओमेगा। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, कांस्टेंट चेंज करता रहता है हर कंडीशन के हिसाब से। ओमेगा क्या होता है, स्टेट, कितने स्टेट में पाया जा सकता है। जो हमारा गैस पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है वो कितने, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं पाया जाता, वो एक ही जगह पे, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज इन स्टेट होता है। अगर चेंज इन स्टेट ही नहीं है उसके पास, ये जीरो है, ये अगर उसका जीरो है तो एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसका एलाबोरेटेड फॉर्म ये, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q माइनस W, यानी वर्क डन बाय सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W, वर्क डन बाय अस। उसके बाद है सेकेंड, सॉरी ये तो हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंट्रोपी यूनिवर्स में हमेशा इंक्रीज हो रही है, या तो वो जीरो के इक्वल है, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। थर्ड लॉ ये कहता है अगर ए मेरा सी के साथ इक्विलिब्रियम है, बी सी के साथ है, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम होंगे एक दूसरे के साथ। जीरोथ लॉ मेरा ये ये मेरा जीरोथ लॉ कहता था, सॉरी जीरोथ लॉ ये कहता था। और थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो है, यानी केल्विन जीरो है, तो हमारा एंट्रोपी भी जीरो होगा, क्योंकि एंट्रोपी का फॉर्मूला यही है, एस इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा। इसका डेरिवेशन है बट टाइम इज लेस। So with this, I want to end थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मैंने लिख दिए हैं। Let's end it.